हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने अपना 6 सेम का फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस किया था। आज हम उसी का अपना फर्स्ट चैप्टर दैट इज सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर हमारा सेक्शन बी में आता है, सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके साथ सेक्शन बी में एक और चैप्टर है दैट इज फेस इक्विलिब्रियम, जो हम इसके बात करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर दैट इज सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये चैप्टर हमारा 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट हम बेसिक स्टडी करेंगे व्हाट इज सोल्यूशन, और उस सोल्यूशन से रिलेटेड कुछ जनरल टर्म्स जैसे नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, इन बेसिक टर्म्स को आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, राउल्ट्स लॉ। देन हम बात करेंगे अपने सेकंड पार्ट की दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? टोटल हमारे पास 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उन्हें प्रॉपर डिस्कस करेंगे, उनका मेथड क्या है, उनके बेस के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले पार्ट स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सोल्यूशन। अब सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन हमारा क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक होमोजीनियस मिक्सचर, किनका मिक्सचर? 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज्यादा ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकली एक दूसरे से रिएक्ट ना करे, उनका जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, वाटर प्लस अल्कोहल, ये सारे हमारे क्या एग्जाम्पल आते हैं हमारे सोल्यूशन के। अब इस सोल्यूशन में अगर 2 कंपोनेंट हो तो उसे हम बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन या फिर बाइनरी मिक्सचर, कुछ भी कह सकते हैं बाइनरी मिक्सचर को या बाइनरी सोल्यूशन को। अब जो सोल्यूशन होता है इसके मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। अब व्हाट इज सोल्यूट एंड व्हाट इज सोलवेंट? 2 कंपोनेंट में से जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो हमारा क्या होगा? सोलवेंट, और जो कंपोनेंट हमारा स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो हमारा क्या होगा? सोल्यूट। मीन सोल्यूट और सोलवेंट मिलकर हमारा क्या बना देंगे? हमारा सोल्यूशन, सोल्यूशन की फॉर्म कर देंगे। जैसे शुगर प्लस वाटर, अगर मैं शुगर को कम लूं और वाटर को ज्यादा ले लूं तो शुगर मेरा क्या हो जाएगा? सोल्यूट, क्योंकि इसका अमाउंट क्या है? कम, और वाटर क्योंकि मैंने उसका अमाउंट ज्यादा लिया है तो वो मेरा क्या हो जाएगा? सोलवेंट। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा? हमारा एक सोल्यूशन। अब जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो जब सोल्यूशन को मिक्स किया जाता है तो उसे किस बेस पे मिक्स किया जाएगा? किस कंपोनेंट की कितनी परसेंटेज होगी, उस सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, ये सब कुछ बेसिक टर्म्स होती है जो एक सोल्यूशन के साथ जुड़ी होती है। अब हम उन्हीं बेसिक टर्म्स को स्टडी करेंगे। तो उन्हीं बेसिक टर्म्स में हमारी फर्स्ट टर्म आती है परसेंटेज बाय मास। नाउ व्हाट इज परसेंटेज बाय मास? तो परसेंटेज बाय मास निकालने के लिए जिस भी कंपोनेंट की निकालनी है उसके लिए हम उसे करेंगे मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, बिकॉज मुझे परसेंटेज निकालनी है तो वो क्या आ जाएगा? इंटू 100। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बना देंगे? सोल्यूशन। तो टोटल वाले को नीचे रखना है और जिस भी कंपोनेंट की निकालनी है आपने उसे ऊपर रखना है। ठीक है, तो जैसे मैंने सोल्यूट की निकालनी है तो मैंने सोल्यूट को ऊपर रखा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो इसका क्या मतलब? अगर आपके पास लिखा है 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसका मतलब है 10 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इन
100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मीन्स 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो आप इसे कैसे निकालोगे, परसेंटेज है मास कैसे निकालना है, ऊपर आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, नीचे आ जाएगा टोटल मास किसका, सोल्यूशन का, इनटू 100, बिकॉज हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, परसेंटेज की। जैसे आप कई बार प्रैक्टिकल में करते हो 10% इथाइल अल्कोहल, मीन्स 10 ml इथाइल अल्कोहल इन 100 ml वाटर कर दिया उसे, मीन्स उसकी वॉल्यूम 100 ml बना ली। तो ये क्या हो जाती है हमारी परसेंटेज बाय मास। डन। सेकेंड टर्म आती है हमारे पास स्ट्रेंथ। अब जब सोल्यूशन की बात करिए तो वहां पर एक टर्म आती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जब हम नॉर्मली स्ट्रेंथ निकालते हैं तो स्ट्रेंथ हमारी होती है किसी भी जिस सोल्यूशन की हमें निकालनी है, दैट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन विच इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट। अब वेट है सोल्यूट का तो वो किस में आएगा, ग्राम में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम है तो वो किस में होगी, लीटर में। तो आप जब टाइट्रेशन करते हो तो जनरली आपको स्ट्रेंथ निकालनी होती है, तो आप नॉर्मेलिटी निकाल के उस इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करते हो तो वहां पे हमारी स्ट्रेंथ आती है। तो उसके यूनिट्स क्या होते हैं, ग्राम पर लीटर। ये वही ग्राम पर लीटर है। मीन्स हम स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट टू दी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मीन्स आप ऊपर क्या लोगे, वेट, कितना आपने सोल्यूट लिया है और कितनी उस सोल्यूशन की वॉल्यूम है, इन दोनों का जो रेशियो हो जाएगा वो हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ। तो ये बेसिक सेकंड टर्म है जो हमारी सोल्यूशन से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड टर्म आती है वो है हमारे पास मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है हमारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू दी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स किसके बराबर होता है, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, गिवन मास को, गिवन मास यानी नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, और साथ में नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो तो ऑलरेडी है। तो मोल्स होते हैं ना, मोल्स को हम क्या लिखते हैं, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। मैंने वही किया, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट टू द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्लियर। अब गिवन मास बाय मोलिकुलर वॉल्यूम, मैंने अभी स्ट्रेंथ निकाल ली थी, ये चीज वेट बाय वॉल्यूम इज स्ट्रेंथ, तो ये भी तो वेट बाय वॉल्यूम है, यानी ये ऊपर वाली क्या बन जाएगी, स्ट्रेंथ। किसकी स्ट्रेंथ, सोल्यूशन की, इन ग्राम पर लीटर टू दी मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। डन। पहले सिर्फ ये याद रखना है, मोलैरिटी किसके बराबर है, मोलैरिटी है तो इसका मतलब है मोल्स बाय वॉल्यूम। ठीक है, मोल्स है तो उसे हमने क्या खोल के लिख दिया, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो स्ट्रेंथ होता है, तो ऊपर स्ट्रेंथ आ गई और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, मोलिकुलर मास। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या टर्म है, मोलैरिटी। ठीक है, अब आते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी के लिए आप क्या लिखते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये तो सेम ही रहेंगे, ऊपर वाली टर्म। चेंज कहां पर आएगा, नीचे। यहां क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारी होती है लीटर में। यहां पर वॉल्यूम नहीं आती, यहां पर आता है मास ऑफ सोलवेंट। वहां सोल्यूशन की बात है, यहां सोलवेंट की बात है। मास है तो किस में आएगा, ग्राम्स में। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इन 2000। ये टर्म होती है हमारी मोलैलिटी। दोनों में फर्क है, मोलैरिटी और मोलैलिटी में।
मोलैरिटी जो होती है उसमें नंबर ऑफ मोल्स आते हैं सल्यूट के बाय वॉल्यूम। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट तो सेम रहेगा, सिर्फ नीचे क्या आ जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ठीक है, दैट मीन्स हम इसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हम इस तरह खोल के लिख सकते हैं इसको, और इसी टर्म को हम इस तरह लिख रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर कितना 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। अब क्वेश्चन आएगा कि ये चीज यहां से ये कैसे आ गई। अब देखो ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स क्या आ जाएंगे गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, गिवन मास बाय मास ऑफ सल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, तो ये टर्म क्या बन गई नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और डिवाइड बाय क्या आ गया मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, जैसे ऊपर वाले में आया था सेम चीज। तो ये क्या आ गई मेरे पास मोलैलिटी। नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी कैसे होती है, नॉर्मेलिटी के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर जो नॉर्मेलिटी के साथ जो टर्म जुड़ी होती है वो होती है ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, जैसे यहाँ नंबर ऑफ मोल्स है ना, वहां पर क्या आ जाते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो ये टर्म आती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये और ये ऑलमोस्ट सेम रहेगा, सिर्फ फर्क कहां पर आएगा, उसमें ऊपर क्या था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, इसमें है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट हमारे पास कैसे होते हैं, तो ये हमारे बराबर होते हैं नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट into 1 upon volume of। मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी ये टर्म हमारे पास सेम होगी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी। फर्क कहां पे है, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स है, यहां पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आते हैं, ये फर्क है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें नीचे क्या आता है मोलिकुलर मास, और जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें नीचे क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। बाकी सब सेम टर्म सेम आएगी। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम, ये क्या बन गया स्ट्रेंथ। बस वहां पे मॉलिक्यूलर मास था, यहां क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। तो ये दोनों टर्म क्वाइट सिमिलर है, सिर्फ फर्क क्या है, यहां पर स्ट्रेंथ टू द मॉलिक्यूलर मास है और यहां पर स्ट्रेंथ टू द इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इज डिफरेंट, इक्विवेलेंट वेट इज डिफरेंट। तो यहां पर ये दोनों टर्म्स आ गई। मोलैलिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड व्हाट इज मोलैलिटी, इसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों के केस में ऊपर की टर्म सेम है, डिनोमिनेटर, इन दोनों के केस में नीचे वाली टर्म सेम है। ठीक है, तो ये थी हमारी 3 नई टर्म्स, दैट इज मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट टर्म इज मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अब हमने अभी बात की थी कि जो हमारा सोल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, अगर 2 कंपोनेंट होंगे तो हम उसे क्या बोल देंगे बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, अब जो कंपोनेंट है, तो जिस भी कंपोनेंट का मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट के मोल्स ऊपर रखो, डिवाइड बाय टोटल मोल्स कर दो। जैसे मेरे पास 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 एंड 2, सपोज इसका मोल फ्रैक्शन x1 है, इसका x2 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इसके n1 है, इसके n2 है, तो टोटल कितने हो गए n1 प्लस n2, इसके बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो मान लो मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है किसी एक का, मोल फ्रैक्शन ऑफ, सपोज करो ये सॉल्वेंट है और ये सोल्यूट है। ऑफ सॉल्वेंट की बात करती हूँ,
सॉल्वेंट की बात करी यानी मैं 1 की बात करी तो ये कितना आ गया x1। तो जिसका भी निकालना है उसी के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आ जाएंगे यानी कि n1 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, सम से डिवाइड कर दो। दैट मीन्स इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जिसका भी निकालना है वो ऊपर, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये हमेशा सेम रहेगा। सपोज अब मुझे x2 निकालना है, x2 क्या है मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, सोल्यूट का, तो उसके लिए ऊपर कंपोनेंट किसका आ जाएगा, n2 आ जाएगा डिवाइड बाय n1 प्लस n2 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन, ये आ गया मेरा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और ये आ गया मेरा सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। क्लियर। तो ये थी हमारी नेक्स्ट टर्म जो किस सोल्यूशन से जुड़ी होती है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास मास फ्रैक्शन। इसमें एक और चीज, जब हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो जो सोल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, 1। दैट मीन्स x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। वो आप यहां से भी देख सकते हो, जब आप इन दोनों का सम करोगे, बेस सेम है तो ऊपर भी n1 प्लस n2 आ जाएगा, रेशियो जब कटेगी तो मेरी पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो हमेशा ये वैल्यू क्या होती है, 1। मीन्स अगर आपको एक की वैल्यू दी हुई है तो आप 1 में से माइनस करके दूसरे की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट टर्म इज मास फ्रैक्शन। अब मास फ्रैक्शन क्या निकालना है, अब ऐसे ही सेम चीज रहेगी, जैसे मोल फ्रैक्शन है वैसे ही मास फ्रैक्शन होगा। सपोज दो कंपोनेंट है 1 and 2, एक का मास m1 दूसरे का m2। तो अगर फर्स्ट कंपोनेंट का मास निकालना है तो वो क्या जाएगा, m1 अपॉन m1 प्लस m2, और दूसरे का निकालना है तो वो m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, मीन्स ये भी क्या है, एक तरह की रेशियो। किसकी रेशियो, रेशियो कंपोनेंट जिसका भी मुझे निकालना है मास, उसका टू दी टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। जिस भी कंपोनेंट का निकालना है, आपको सॉल्वेंट का निकालना है तो वो, सोल्यूट का तो निकालना है तो वो, डिवाइड में हमेशा क्या आ जाएगा, जो हमारे पास टोटल वैल्यू होगी वो। ओके, नेक्स्ट टर्म इज पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन को हम बोलते हैं ppm। ठीक है, ppm को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। कितने पार्ट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है इन मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। जो मिलियन है, मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन की बात हो रही है। इतने सोल्यूशन में कितना सोल्यूट मेरा प्रेजेंट है वो मेरा क्या आ जाएगा, ppm। दैट मीन्स पार्ट पर मिलियन, हम उसकी बात करें। क्लियर। तो ये कुछ हमारी बेसिक टर्म्स थी जो हमारी जुड़ी हुई थी सोल्यूशन से। जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो हम इन सब टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं, लाइक परसेंटेज बाय मास क्या है, सोल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एंड ppm यानी कि पार्ट पर मिलियन। अब इसी से रिलेटेड दो टर्म्स आती है हमारे पास, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, वाइडली इन दोनों में से एक तो एग्जाम में आ ही जाता है। फर्स्ट चीज जो हमारे पास आती है कि हमारे पास 3 टर्म है, एक है नॉर्मेलिटी, मैंने इनके शॉर्ट फॉर्म से ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एंड दूसरी है हमारे पास मोलैरिटी। ठीक है, एक नॉर्मेलिटी है और दूसरी है मोलैरिटी। ये दोनों तो चेंज होती हैं, चेंज विद टेम्परेचर। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं मोलैलिटी की, ये क्या है मेरी मोलैलिटी, साथ में मैं बात करूं मास फ्रैक्शन की एंड बात करूं मोल फ्रैक्शन की, डू नॉट चेंज, ये तो नहीं चेंज होते। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज कि जब मैं बात करती हूँ नॉर्मेलिटी की एंड मोलैरिटी की, ये मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी जो होती है वो टेम्परेचर के साथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बट जो मोलैरिटी है, मास फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है, ये चेंज नहीं होता। अब इन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है कि वो चेंज होता है। अब देखो, जब हमने इनकी दोनों की बात करी तो इन दोनों के केस में क्या टर्म आ रही है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मींस n और m, यानी कि नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, दिस इंक्लूड्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन।
ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात करो, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम चेंज होगी। वॉल्यूम चेंजेस एज टी चेंजेस। हमें पता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा वॉल्यूम डिक्रीज होती जाएगी। मींस जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वॉल्यूम भी चेंज होगी। अगर टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज हो रही है, ये दोनों टर्म वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं, दैट मीन्स ये दोनों भी टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएंगी। क्लियर। अब बात करते हैं इन तीनों की। मोलैरिटी, मास फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन। इन तीनों के केस में हमारे पास जो टर्म इन्वॉल्व होती है वो होती है हमारे पास मास। किसका मास? मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो लेटर टर्म्स है इन्वॉल्व मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब मास जो है सॉल्यूट सॉल्वेंट का वो तो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा ना, दैट डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। ये तो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, और अगर ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा तो इनकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी है ये तो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, बिकॉज इनमें वॉल्यूम आती है। वॉल्यूम आई तो टेम्परेचर चेंज हुआ तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। बट रेस्ट अदर टर्म्स वो वॉल्यूम के उनमें वॉल्यूम नहीं आती, इसीलिए वो टेम्परेचर के साथ चेंज भी नहीं होती। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये चीज थी। सेकंड जो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होते हैं वो कहते हैं 1 m aqueous solution has greater concentration than 1 molar solution। वो कहते हैं 1 मोलर, इसे हम बोलते हैं मोलर, इसे हम बोलते हैं मोलल। दोनों में फर्क है, एक मोलर है एक मोलल है। ये मोलैलिटी है, यानी अभी ऊपर भी लिखा था मोलैलिटी है और ये मोलैरिटी है। वो कहते हैं जो 1 m सोल्यूशन है यानी कि 1 मोलर सोल्यूशन है, इट हैज मोर कंसंट्रेशन देन 1 मोलर सोल्यूशन। ऐसा क्यों? अब देखो 1 मोलर की बात करते हैं, पहले 1 मोलर की बात करूं। इसका मतलब है 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 cc ऑफ सोल्यूशन। 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 cc ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मीन्स मुझे 1 मोल ऑफ सोल्यूट को लेना है इन 1000 cc ऑफ सोल्यूशन। को याद होगा हमने अपने प्रैक्टिकल क्लास में अपना बफर सोल्यूशन बनाया था। बफर सोल्यूशन बनाने के लिए हमने पहले जो लिक्विड था एसिटिक एसिड या अमोनिया, उसे पहले अपने फ्लास्क में डाला, उसके बाद उसकी वॉल्यूम को 100 ml बनाया। ठीक है, यहाँ पर उसी चीज का फर्क आएगा। दैट मीन्स अब जब मैंने 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट 1 लीटर पानी नहीं डाल देना। ठीक है, मीन्स 1000 cc इतना पानी नहीं डालना, उसके अंदर उसकी वॉल्यूम को इतना बनाना है। ये दोनों में फर्क है। दैट मीन्स जब इसके अंदर हम सोल्यूशन का अमाउंट डालेंगे यानी कि सॉल्वेंट का अमाउंट डालेंगे तो वो हमेशा 1000 cc से क्या होगा, कम हो जाएगा, बिकॉज उसमें 1 ग्राम क्या है, सोल्यूट भी है। हमें सोल्यूट की वॉल्यूम को 100 बनाना है, ना कि उसमें 100 ml वाटर डालना है। इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ठीक है, एक चीज होती है कि मैंने यहाँ पे लिया 1 ग्राम प्लस 1000, तो ये वॉल्यूम आती है मेरे पास। मुझे ये नहीं बनाना है, मुझे इसको लेकर इसकी वॉल्यूम को 1000 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट लेकर उसकी वॉल्यूम को हमें 1000 cc बनाना है। यानी इसके अंदर जब सॉल्वेंट डलेगा तो वो 1000 cc से कम डलेगा। जब सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, लेस हो गया, इसके अंदर सॉल्वेंट का अमाउंट लेस हो गया, यानी इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 1 मोलर सोल्यूशन। इसके अंदर ऐसा नहीं होता। 1 मोलर के अंदर हमें 1 ग्राम लेके उसमें 1000 ml डालना है, इसमें हमें 1 ग्राम लेके उसको 1000 ml बनाना है। दोनों में फर्क है, इसीलिए इसमें क्या है, सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो गया, लेस देन 1000 cc। तो सॉल्वेंट का अमाउंट इसमें लेस हो गया, दैट मीन्स इट हैज मोर कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू 1 मोलर सोल्यूशन। क्लियर? तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है व्हाई 1 मोलर सोल्यूशन हैज मोर कंसंट्रेशन देन 1 मोलर सोल्यूशन। एंड
सेकेंड टर्म ये वाली कि वाई नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर एंड रेस्ट मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी डू नॉट। तो एग्जाम में कई बार पूछते हैं इन दोनों बेसिक टर्म्स को, ठीक है। तो ये हमारी सोल्यूशन और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स थी। अब हम बात करते हैं इसी में नेक्स्ट अपना राउल्ट्स लॉ के बारे में। राउल्ट्स लॉ हमारे चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसी से रिलेट करेंगे हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को, और उसी से हम अपनी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को भी निकालेंगे। पर राउल्ट्स लॉ करने से पहले हमें कुछ और बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट जो हमारी टर्म है वो है हमारी केमिकल पोटेंशियल। कि केमिकल पोटेंशियल क्या होता है? केमिकल पोटेंशियल बोलो या फिर पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी, एक ही टर्म है। आपने अपने सेकेंड ईयर फिजिकल में जब केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर किया था तब आपने इस टर्म को पढ़ा था, दैट इज केमिकल पोटेंशियल, जिसे आप म्यू से रिप्रेजेंट करते थे। वहां पर आपने इसका कंप्लीट डेरिवेशन किया हुआ है। जब हम म्यू को निकालते थे, म्यू यानी कि केमिकल पोटेंशियल, इसे हम जी बार, क्योंकि हम इसे फ्री एनर्जी को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, उससे रिलेट करते हैं। इसे निकालने के लिए क्योंकि बिकॉज हमने बोला पार्शियल यानी कि कर्ली जी बाय कर्ली एन आई, दैट कैन बी 1, 2, 3, जिसकी भी रिस्पेक्ट में होगा उसके अलावा जितने भी कंपोनेंट होंगे वो सब कांस्टेंट होंगे, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, N1, N2 एंड सो ऑन। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ से 1 हट जाएगा, और 2 है तो यहाँ से 2 हट जाएगा, ठीक है। तो एक टर्म की रिस्पेक्ट में करना है, कीपिंग ऑल अदर टर्म कांस्टेंट। तो ये हमारे पास होता था म्यू। इसी म्यू को हम इस फॉर्म में भी लिखते थे, म्यू इज इक्वल टू डी जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, N1, N2 एंड सो ऑन, जितने भी हमारे पास कंपोनेंट होंगे वो। इसको कैसे निकालना है ये हमारा सब कुछ सेकंड ईयर में था, ये हमने पढ़ा हुआ है। बट ये बेसिक टर्म है, आपको पता होना चाहिए केमिकल पोटेंशियल क्या होता है और उसे हमें किससे रिप्रेजेंट करते हैं। उसे हम हमेशा म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा केमिकल पोटेंशियल है। और वहां पर ही आपने एक टर्म पढ़ी थी जी यानी कि फ्री एनर्जी। आप इसी से आगे इसे निकाल सकते हैं म्यू से, जैसे हमने पीछे निकाला। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो जी आता है वो होता है N1 μ1 प्लस N2 μ2 प्लस N3 μ3 एंड सो ऑन, जितने भी कंपोनेंट है। तो ये केमिकल पोटेंशियल्स आ गए, μ1, μ2, μ3, और N1, N2, N1 हमारे पास क्या आ गए? नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या हमारे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट का, सेकंड कंपोनेंट का, थर्ड कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट होंगे। तो ये टर्म हमारे पास क्या है? केमिकल पोटेंशियल। इसी केमिकल पोटेंशियल से आपने निकालना है फ्यूगेसिटी, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट। अब फ्यूगेसिटी की बात करो, एक्टिविटी की बात करो, दोनों सेम ही होती है। बस फर्क क्या है, जो एक्टिविटी होती है वो सॉल्यूशंस की होती है, जो फ्यूगेसिटी होती है वो हमारी गैसेस की होती है, ठीक है। तो फ्यूगेसिटी वर्ड हम गैसेस के लिए यूज करते हैं और जो एक्टिविटी वर्ड है ये हम सॉल्यूशंस के लिए यूज करते हैं। दोनों में फर्क है। जैसे सॉल्यूशन के लिए हम कंसंट्रेशन लेते हैं और गैसेस के लिए हम प्रेशर की बात करते हैं। तो आपने अपने सेकेंड ईयर में ही एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस RT/Ln/P, ठीक है। और एक रिलेशन आपने यहीं से रिलेट किया था जहां पर P की जगह आप C लेते थे, तो मैं वो साइमल्टेनियसली निकाल रही हूँ, दैट इज म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस RT/Ln/C। ये आप सोल्यूशन के लिए पढ़ते थे और ये आप गैसेस के लिए पढ़ते थे, ठीक है। जब हम एक आइडियल गैस की बात करते हैं तो हमारे पास ये आता है, और जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास ये आता है, ठीक है। ये आइडियल की है। और अगर हम बात कर लें रियल गैसेस की या नॉन आइडियल सोल्यूशन की, ये किसके लिए? आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, और आइडियल गैस। अगर मैं बात करूं रियल सोल्यूशन, रियल गैस
और नॉन आइडियल सोल्यूशन की, उस टाइम पर प्रेशर और कंसंट्रेशन रिप्लेस हो जाते हैं हमारे फ्यूगेसिटी एंड एक्टिविटी से। बिकॉज हम यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लेते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पी आई और सी आई ले रही हूँ। आप वन कंपोनेंट में शो करते हो तो पी सी भी ले सकते हो, तो हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ले रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर आई ले रहे हैं। ठीक है, आई की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, तो उतने हमारे पास कंपोनेंट आ जाएंगे। तो जब हम आइडियल गैसेस की बात करते हैं तो हम प्रेशर को रिप्लेस कर सकते हैं फ्यूगेसिटी से, दैट इज फ्यूगेसिटी। और जब कंसंट्रेशन की बात कर नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर सकते हैं हम एक्टिविटी से। ठीक है, तो ये आती है हमारे पास फ्यूगेसिटी एंड एक्टिविटी। ठीक है, तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास जो ये फ्यूगेसिटी होती है जिस भी कंपोनेंट की निकालनी है, तो यहां पर आता है गामा इंटू पी। ऐसे ही सेम यहां जब हम एक्टिविटी की बात करते हैं तो आते गामा इंटू सी। सी इज कंसंट्रेशन एंड पी इज प्रेशर। ठीक है, तो अगर मुझे यहां से गामा निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, एक रेशियो आ जाएगा किसका, एफ बाय पी का, और यहां से क्या आ जाएगा, ए बाय सी। ठीक है, तो आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हो, दिस एक्टिविटी कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फ्यूगेसिटी ऑफ ए गैस टू द गिवन प्रेशर ऑफ ए गैस, या फिर एक्टिविटी कोफिशिएंट इज ऑफ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन टू द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट की बात करनी है। तो ये टर्म जो गामा है ये है मेरी एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो ये मेरा क्या आ गया, एक्टिविटी कोफिशिएंट आ गया। अगर मैं गैसेस की बात करूं तो ये रेशियो किसकी है, एफ बाय पी की। ये फॉर गैसेस हो गया, और ये किसके लिए हो गया, फॉर सोल्यूशन। सोल्यूशन के लिए किसकी रेशियो है, ए बाय सी की। ठीक है, तो ये इसके बराबर आती है। आप इसे इन टर्म्स ऑफ एक्स भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इसे इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन है तो हम इसे मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में भी ले सकते हैं। कई बुक्स में होगा जो ये गामा है यानी कि एक्टिविटी कोफिशिएंट है, इसे कई बुक्स में एफ से भी रिप्रेजेंट किया होगा, बट आपको जस्ट ये टर्म पता होनी चाहिए कि क्या होती है फ्यूगेसिटी, क्या होती है एक्टिविटी। फ्यूगेसिटी टर्म आती है गैसेस के लिए, कौन सी गैसेस, रियल गैसेस, और एक्टिविटी टर्म आती है हमारी नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए। कंसंट्रेशन की जगह एक्टिविटी एंड प्रेशर की जगह फ्यूगेसिटी, और यहीं से हम निकालते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट। ये बेसिक टर्म है, ठीक है, ऐसा सिलेबस में नहीं है, बट आगे हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसलिए हम ये टर्म्स को पढ़ रहे हैं। क्लियर, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो आज हमने पढ़ी कि सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन से जुड़ी कुछ टर्म लाइक नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, कि कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। और फिर हमने पढ़ा केमिकल पोटेंशियल एंड फ्यूगेसिटी एक्टिविटी के बारे में। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उसी की हेल्प से आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।